हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स का हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसमें प्रीवियस 6 लेक्चर्स में हमने जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में कवर अप किया है। जैसे हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया है, चार्ज की स्टडी कर ली है, देन हमने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा है। अब ये लेक्चर जो है और उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। ये आपकी एक बेसिक समरी है जो आपने पिछले लेक्चर्स में किया है। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में अब और मूव ऑन करते हैं, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइपोल के साथ में अटैच करना है और उस तरीके से कुछ यहाँ पर डेरिवेशंस और हमें फैक्ट्स पता करना है। तो एक वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, डाइपोल। उस डाइपोल की थोड़ी सी स्टडी की जाती है। डाइपोल क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, या क्या डाइपोल होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। हेडिंग देखिए, लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, बेसिक सी छोटी सी डेफिनेशन है। एनसीईआरटी कहती है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ चार्जेस, है ना, पेयर ऑफ चार्जेस होंगे। बट यहाँ पे बात है कि चार्ज जो होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल एंड अपोजिट? इक्वल एंड अपोजिट का मतलब होता है कि वो जो दोनों चार्जेस हैं वो बाय नेचर एक दूसरे से कैसे हों, अपोजिट हों। मतलब एक अगर पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। व्हेन, जैसे लिखा है पॉइंट चार्जेस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में भी लिखा कि उनके डाइपोल की जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो 2a लेते हैं। अब अगर इसका मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं कि हमने ये जो अभी डेफिनेशन पढ़ी ये क्या कहना चाह रही है, तो ये कहती है कि अगर आपके पास एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, दैट इज Q, क्या रखा है, Q, और एक और चार्ज रखा हुआ है और दूसरा चार्ज जो है वो क्या है, तो वो है माइनस का Q। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी 2a। क्या कहलाएगी, 2a, राइट, है ना। हमने ये कहा कि दोनों चार्जेस जो हैं वो कैसे होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल, मतलब दोनों का Q और Q होना चाहिए, लेकिन ये नेचर में अपोजिट, एक Q तो दूसरा माइनस Q होना चाहिए। और इस वजह से ये जो एक अरेंजमेंट हुआ है, दोनों चार्जेस को आप एक दूसरे से क्लोज रख दो, तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कहलाता है डाइपोल। इसको आप क्या कहते हैं, डाइपोल। डाई का मतलब क्या होता है, दो, और पोल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि दो आपके चार्जेस है जो नेचर में अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अच्छा, बाकी चीजें भी करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए आप कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पर पहला एग्जांपल देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं दो चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। अभी फिलहाल में मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ सभी की 2a। यहाँ लिया हमने -Q, यहाँ पर लिया हमने +Q, है ना। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये डाइपोल है, क्या ये डाइपोल है। तो आप मुझे इसका मेरे बताने के पहले आप आंसर कर सकते हैं कि क्या ये डाइपोल है या नहीं है, ठीक है ना। जब मैं इसका आंसर अभी आपको बता रहा हूँ लाइव क्लास में ही, लेकिन फिर भी आप मुझे इनका ये बता दीजिए कि क्या ये डाइपोल है या नहीं है, या मन में रखिए जैसा भी है, ठीक है। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की कोशिश की है ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके पास जो क्वेश्चंस आए उसमें आपको थोड़ा सा अपना इनपुट देना पड़े, ताकि आप वैल्यू समझ पाएँ, क्या क्या मीनिंग है और क्या ये आपको इंडिकेट करना चाहते हैं, वो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक, ये कुछ डाइपोल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, जो कि आप मुझे आंसर इनका अभी, उम्मीद करता हूँ कि आपने मन में तो आंसर निकाल लिया होगा कि आंसर कितना होगा, बट फिर भी हम अपने लिए एक बार इनको सॉल्व करेंगे।
ठीक, चलिए सबसे पहली बात अगर मैं पूछूं कि क्या ये डाइपोल है ना, पहला वाला क्वेश्चन जो है वो डाइपोल है, तो आप आंसर करेंगे कि यस ये डाइपोल है, क्योंकि एक क्या है प्लस क्यू है, दूसरा क्या है माइनस क्यू। तो ये तो समझ में आ गया कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, ये हो गई। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a दी है, करेक्ट है, इसका मतलब ये डाइपोल है, इट इज अ डाइपोल। मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूं फिर नहीं लिखूंगा, इट इज अ डाइपोल। ठीक, अगले वाले के लिए देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, ये प्लस दिया है, ये भी प्लस दिया है, तो ये डाइपोल नहीं होगा। सीधी सी बात है, आपको पता है कि नेचर क्या हो गया, यहां पर नेचर जो हो गया वो क्या हो गया, सेम, नेचर इज सेम, तो ये डाइपोल नहीं है। सिंपल बात, नेचर कैसा होना चाहिए, डाइपोल का अपोजिट नेचर होना चाहिए एक दूसरे से, तो ये डाइपोल क्या बनेगा, नहीं बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर क्या है 5q एंड -5q, क्या ये बनता है या ये डाइपोल है, तो आंसर है कि ये भी डाइपोल है। क्यों डाइपोल है, क्योंकि यहां पर 5q है और यहां पर -5q है, दोनों की अगर वैल्यू देखें तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, तो यस ये क्या है, डाइपोल है। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि ये हमारा डाइपोल है, क्या ये हमारा डाइपोल है, तो हम यहां पर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां 7q लिखा, यहां पर -7q लिखा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल, मैग्नीट्यूड में कैसे दोनों इक्वल, नेचर में अपोजिट, लेकिन डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस का ये फंडा यहां समझेंगे कि दोनों के बीच में यहां पर जो डिस्टेंस आई है वो आई है इनफाइनाइट। कितनी आई है, इनफाइनाइट। इसका मतलब यहां का आंसर होगा नो, यहां का आंसर क्या हो जाएगा, नो, डाइपोल नहीं है ये। क्यों डाइपोल नहीं है ये समझे आप, डाइपोल इसलिए नहीं है क्योंकि डाइपोल के बीच की ये कंडीशन यहां पर ये है, इसको गलत करने के पीछे रीजन ये है कि द डिस्टेंस, ध्यान रखना, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस या टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, दो चार्ज है ना, दोनों कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, शुड बी मिनिमम या शुड बी वेरी लेस। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो वो डाइपोल नहीं कहलाएगा, ये सिंपल सी बात ध्यान रखें, ये डाइपोल डिस्टेंस की वजह से बिगड़ गया। नेक्स्ट बात करें इसकी, क्या ये हमारा डाइपोल मूवमेंट है या ये सॉरी डाइपोल है क्या, भले ही यहां पर डिस्टेंस a लिखी हो, कितनी लिखी है, डिस्टेंस भले ही a लिखी, लेकिन a डिस्टेंस भी ऐसा तो नहीं लिखा कि a बहुत ज्यादा है, a की वैल्यू यहां पर कम होगी और इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइपोल हो जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा यस। ये नहीं सोचें आप कभी भी, बात ध्यान रखें कि यहां पर 2a ही होना चाहिए, कई बार गड़बड़ हो जाती है। चलिए वैसे तो 2a होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखें तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a होती है, पर अगर a भी दे देगा तो भाई साहब मैं इन दोनों की हाफ डिस्टेंस जो है उसको मैं a/2 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, a/2, और इधर भी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। समझ गए, तो अगर ऐसा कभी दे दिया गलती से और पूछे डाइपोल है या नहीं, तो आप आंसर कर देना होगा, वाइवा में पूछा जाएगा ये। और अगर फिर भी वो कुछ आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं तो बोले कि वैसे सर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखें, अगर नोटेशन देखें तो यहाँ पे 2a, 2l, 2x, 2y इस तरीके की डिस्टेंस होना चाहिए 2 के साथ में, तब होता है, बट फिर भी ठीक है। इसको देखिए, यहां पर देखिए, नेचर अपोजिट, डिस्टेंस 2l, पर क्या ये डाइपोल है, आंसर इज नो। ये डाइपोल क्यों नहीं है, इसका डाइपोल ना होने के पीछे है दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल। ठीक है, मैग्नीट्यूड यहां पर इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे जो है वो डाइपोल नहीं है। ठीक, समझ गए होंगे शायद मेरे जो डाइपोल का मीनिंग जो मैं समझाना चाहता हूं, ये कि ऐसा होता है। दूसरी बात यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये जो 2a लिया है, 2a ही क्यों लिया है, उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक ये दिया जाता है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q एंड Q, मतलब मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, तो Q का इफेक्ट A तक रहेगा और इस Q का इफेक्ट भी A तक रहेगा और दोनों मिलकर 2A बन जाएंगे। 2L भी बोल सकते हैं, 2A भी बोल सकते हैं, 2X, 2Y बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि डाइपोल क्या है, तो ये लाइन कनेक्टिंग टू चार्जेस डिफाइंस अ डायरेक्शन ऑफ स्पेस। अब ये जो डाइपोल मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन भी होती है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा डायरेक्शन होती है। By convention, the direction from negative to positive said to be the direction of dipole. Most important. अगर हमसे कोई पूछे कि what is the direction of the dipole, तो डाइपोल या डाइपोल मूवमेंट आगे चल के आएगी बात, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसको डबल में मार्क करवा देता हूं, याद रखें नेगेटिव से हमेशा किधर होगी, पॉजिटिव की तरफ होगी। ठीक,
उसके बाद बात करते हैं द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ Q एंड माइनस Q इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये लाइन बच्चों को ऐसा लगता है कि कौन सी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये लाइन बहुत बड़ी है। ये लाइन का मीनिंग जो है वो आप जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये लाइन क्यों बोली जाती है, कि जो आपकी सेंटर ऑफ डाइपोल है, सेंटर ऑफ डाइपोल किसको कहते हैं, तो सेंटर ऑफ डाइपोल हम यहां से बना सकते हैं दिस इज दी सेंटर ऑफ डाइपोल। हालांकि ये डाइपोल ही नहीं है, डाइपोल को ले लेते हैं। ये जो है, ये जो दोनों को कनेक्ट करती है लाइन, उनके बीच की जो ये है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, अगर हमारे पास अभी फिलहाल सिंपल हम लेते हैं ये Q और यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस Q, और इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो है 2a। तो ये आप यहाँ से सिंपली कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का ये जो है ये कहलाएगा सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। क्लियर, ये दोनों का मिड पॉइंट है। ये क्या है, दोनों का मिड पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करें, द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑब्वियसली जीरो। टोटल चार्ज की बात की गई है, कितनी, टोटल चार्ज, क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव है और दूसरा इक्वल अमाउंट में नेगेटिव है। दिस डज नॉट मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, मतलब ना तो डाइपोल जीरो होगा ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। वो थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे, मैं अभी समझा भी दूंगा आगे। बट हाँ, अगर कोई क्वेश्चन इतना सा पूछता है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल, तो आप आंसर उसको कर सकते हैं कि वो जीरो होता है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। ये कुछ बेसिक डाइपोल की इंफॉर्मेशन थी, इसके बारे में और आगे बात करते रहेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं हमारा डाइपोल मूवमेंट। क्या पढ़ेंगे, डाइपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बड़ा सिंपल सा होता है। लिखा है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, है ना। हमने अभी अभी क्या बोला था, हमने एक डाइपोल बनाया था। क्या बनाया था, डाइपोल, जिसमें यहां पर आपके पास मान लीजिए कि आपने एक चार्ज रखा हुआ है Q, आपने यहां एक चार्ज रखा है Q, इससे आप 2L डिस्टेंस पर या 2x डिस्टेंस पर, मैं अभी 2L ले लेता हूं, 2L डिस्टेंस पर आपने एक और चार्ज रख दिया है, ये रहा वो चार्ज, राइट। इस चार्ज पर आपने देखा कि मैग्नीट्यूड कितना है, तो Q है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। क्या हो जाएगी, अपोजिट। अब ये जो आपका सिस्टम बना है, ये जो सिस्टम आपने बनाया, ये एक क्या कहला रहा है, ये डाइपोल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डाइपोल। और इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल की अगर हम बात करें, तो इस डाइपोल पे, इस डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है, क्या है, डाइपोल मूवमेंट जो है वो कैसे होता है, तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो वो कहलाता है P इक्वल्स टू वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ, Q इंटू 2L। क्या कहलाता है, Q इंटू 2L। इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखें, ये है ना, ये लाइन जो है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, Q इंटू 2L कहलाता है। ठीक, अगर यूनिट की भी बात करेंगे तो सारी बातें करेंगे, लेकिन ये डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट इज गिवन या डिनोटेड बाय द P एंड इट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। अब आगे और बात करते हो, तीन चार चीजें हमारे पास, जैसे क्वांटिटी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वांटिटी P के बारे में बात कर रहे हैं। P मतलब डाइपोल मूवमेंट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए पूरी बात कि डाइपोल मूवमेंट इज, डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब हमें इसकी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। मतलब इट हैज, हमने कहा इट हैज डायरेक्शन एंड, इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड, इसके पास दोनों होंगे। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन भी होगी और उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। ये बात हो गई। चलिए, अगर ऐसा है कि इसके पास दोनों चीजें होती हैं तो हम यहां से और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, सुनिएगा, अब बात आती है यूनिट की। किसकी बात आती है, यूनिट की। तो यूनिट कैसे बनाएंगे, तो बड़ा इजी है। P इक्वल्स टू क्या होता है, वो होता है Q इंटू 2L। क्या होता है, Q इंटू 2L। तो अगर P इक्वल्स टू Q इंटू 2L है, तो क्या मैं यहां से इसकी यूनिट बना सकता हूं, ये कहलाता है कूलम, और ये लेंथ है जो कि कहलाता है मीटर। तो P इज कूलम इंटू मीटर। P क्या हो जाएगा, तो कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक, हम इसको लिख देते हैं कि ये सेंटीमीटर नहीं हो जाए, है ना, कोई बच्चे गलती करते, कूलम इंटू ये क्या होता है, तो ये इसकी यूनिट होती है कूलम इंटू मीटर। और अगर आप इसको SI में देखें तो SI में तो यही यूनिट हो जाएगी। SI में कौन सी यूनिट हो जाएगी, यही। लेकिन अगर CGS यूनिट देखते हैं, कौन सी देखते हैं, CGS यूनिट, तो इसी को आप कन्वर्ट कर लीजिए।
कूलम को आप लिख देते हैं क्या, स्टेट कूलम। कूलम को क्या लिख देते हैं, स्टेट कूलम, और इसको लिख देते हो सेंटीमीटर। इसको क्या लिख देते हो, सेंटीमीटर। तो ये भी बन जाएगा, ये भी इसकी यूनिट होती है। यहाँ तक समस्या तो नहीं कोई, ठीक। कॉपी करना, चलिए अगर नहीं समस्या है तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप फ्रीली मुझे इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला बनाना बड़ा आसान है। डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनेगा, तो P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L है ना। Q का डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको हमेशा बताया, मेरा फेवरेट डायमेंशनल फार्मूला है 80 इंटू M क्या, L क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर। और मीटर को जब आप लिखते हैं तो वहाँ लिखते हैं लेंथ को L, तो ये बन जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला P का, वो बनेगा LAT। मैंने आगे पीछे लिखा है, आप याद रख सकते हैं, ALT भी याद रख सकते हैं, LAT भी याद रख सकते हैं, TAL भी याद रख सकते हैं, ताल भी याद रख सकते हैं, जो याद रखना है। ये डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक। यहाँ तक बात, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ से एक लास्ट बात जो मुझे इंपॉर्टेंट आपको समझाना है वो भी बता देते हैं, जो है डायरेक्शन। क्या है, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होगी हमारी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। हमने कहा हम एक नोट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम, याद रखें कहां से कहां होती है, तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। हमेशा कहां से कहां होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ये बात यहां पे ध्यान रख लेंगे आप, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट किधर होती है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। जरा इसका एक वो बनाकर देख लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका माइनस का क्यू और ये रहा प्लस का क्यू। ध्यान रखें दोनों के बीच की डिस्टेंस आप हमेशा मानते हैं कि 2L 2A 2X इस तरीके से होगी। अब मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, एंड डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय P, डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय P, तो मैं बोलूंगा ये रही, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ये डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट की P, ठीक। क्लियर, अच्छे से याद रखें इसको, इस बात को, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ये बात भूलने वाली है ही नहीं, क्योंकि आगे चल के इसका बहुत काम आएगा। और फिर वहां पर डायरेक्शन डायरेक्ट बनाई जाए तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्या है, ये है आपका P की डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट बात थी भाई। ये पॉइंट याद होना चाहिए नोट में। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां पर इस चैप्टर के ना डेरिवेशंस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, डेरिवेशन। मैं आपको एक साथ 3 डेरिवेशन करवाऊंगा। एक्चुअल में हम लोग यहां पर 3 डेरिवेशन कर रहे हैं। फिजिक्स में एक ही डेरिवेशन दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, और रिमेनिंग 2 जो हैं वो दिए हुए हैं आपको सेकंड चैप्टर में। पर हम चाहते हैं कि एक ही डायग्राम बनेगा, एक ही बार होगा, तो आप उसको क्या करें, एक ही बार में पूरा समझ लें ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये हम समझते हैं कि क्या लिखा है। लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं आपको कहीं पर, है ना, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर लेते हैं, ये इसका मामला है, ठीक। ठीक, चलिए मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पर आप लोगों के लिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म। तो दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको समझा देता हूं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता क्या है, तो आप लोगों को क्लियर होगा। और थोड़ा बहुत ये बाद में मैग्नेटिक फील्ड में भी काम आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, किसकी बात करूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर अगर हमारे पास सारी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अगर सभी की सभी सेम डायरेक्शन में, क्या बोल रहे हैं हम लोग, सभी की सभी अगर सेम डायरेक्शन में आ जाती हैं और सभी की लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम हो, जैसे अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो ये हमारा जो है, इसकी कॉपी हो जाएगी, कॉपी हो जाती तो जाती कहाँ है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं हम लोग। ये हमारा जो है ना, अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, इसमें आप देखेंगे कि सभी की डायरेक्शन एक ही तरफ जा रही है, सभी की क्या है, सेम डायरेक्शन। दूसरी बात, सबकी लेंथ जो है वो भी सेम है और सभी इक्वली स्पेस्ड है। तो हम पता है यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं ई, क्या लिख देते हैं ई, और ये एरो बना दिया। ये क्या दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये क्या दिखा रहा है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट टू राइट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, स्पेस इक्वल होना चाहिए और सभी पैरेलल्स होना चाहिए। अब जब बात करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म की, किसकी बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म की, तब ये नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म कैसे बताएंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म अगर हमें बताना है तो नॉन यूनिफॉर्म देखिएगा ध्यान से। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, आपके पास एरो नहीं हो, एरो तो होंगे आपके पास, लेकिन बड़े अजीबोगरीब। अजीबोगरीब का मीनिंग क्या है वो समझें, ऐसे होंगे। ठीक, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक और मैं बनाकर बताता हूं, उसको मुझे बताइएगा क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यहां पर समझने वाली बात ये है, दो अलग अलग क्यों बनाए वो भी मैं आपको बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं क्योंकि पहली बात तो ये दोनों, ये जो है ना, ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है। कहीं पर ये ज्यादा वीक है और कहीं पर ज्यादा स्ट्रांग। कैसे कहा, जहां डेंसिटी ज्यादा होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जहां पर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। जहां पर आप, अरे यार ये सेम बन गया, 1 सेकेंड, ठीक है 1 मिनट है ना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बस बात इतनी सी है कि कौन सा किधर। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा वीक। क्या कहलाएगा, वीक। और ये कहलाएगा स्ट्रांग। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वीक टू स्ट्रांग जा रहा है। ठीक, और इसको आप क्या कहेंगे, वीक, और ये क्या कहेंगे आप, इसको स्ट्रांग कहेंगे। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लाइंस हमें दिखा देती है कि वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो ये आ रहा है स्ट्रांग टू वीक, ये स्ट्रांग टू वीक, ऊपर वाला वीक टू स्ट्रांग। ये कहलाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझने के लिए केवल। ठीक, अब ये आ गया तो इसी को आप अप्लाई करेंगे यहां पर। हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने जैसा कि आपको कहा, हम लोग 3 चीजें यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज जो है वो है हमारी टॉर्क ऑन अ डाइपोल। टॉर्क को हम लिखते हैं टाउ से, ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। ठीक, पहली बात। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो दूसरा हमारे पास हो जाएगा वर्क डन को आप क्या लिखेंगे, W ऑन अ डाइपोल। ठीक, और तीसरा हम यहां से पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे, तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ
डाइपोल। लेकिन कंडीशन क्या है, तीनों की कंडीशन है, मैं यहां पर कंडीशन भी लिखूंगा, व्हेन प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके लिए भी क्या लिखेंगे, तो सेम जो लाइन, ओ सॉरी, हाँ यार, है ना, इनके लिए भी व्हेन placed in a uniform electric field, यहां पर भी लिखेंगे when placed in a uniform electric field। ये ध्यान रखें, कंडीशन यही होने वाली है। तीनों क्या है, तीनों की कंडीशन ये है कि हम तीनों को कहां रख दें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रख दें, तो उस पर जो टॉर्क कितना लगेगा, वर्क डन कितना होगा, और पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से, यहां यू नहीं लिखा, ठीक। चलिए अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और तीनों को एक्सप्लेन करूंगा एक साथ, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अच्छा और क्लियर डायग्राम की बात करेंगे हम यहां पर। चलिए, और इनके बीच में एक रखा हुआ है डाइपोल, क्या रखा हुआ है, डाइपोल। ये है वो डाइपोल। अब इस पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझे। इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये अगर मेरा डाइपोल है तो इसका एक प्लस होगा और इसका एक क्या होगा, माइनस। तो मैंने यहां मान लिया कि इस पर जो है ये प्लस चार्ज है क्यू, और इस पर जो है वो माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। अगर ये प्लस और माइनस क्यू है तो दोनों के बीच में कुछ लेंथ होगी, और दोनों के डाइपोल की जो लेंथ निकलेगी, मतलब दोनों डाइपोल के बीच की जो लेंथ निकलेगी, वो लेंथ कितनी होगी, आप सभी कहेंगे कि ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये 2a होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 2a। इस लाइन को आप कह दीजिए कि ये लेंथ कितनी है, 2a या फिर 2l, ठीक, ये 2l हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि इनके ऊपर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स। अगर एक चार्ज यहां पर है आपके पास प्लस क्यू, और एक चार्ज अगर हम बात करें यहां पर है माइनस क्यू, तो इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा। और फोर्स की अगर अपन बात करते हैं तो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगे, किस में लगे, जो देखो ये प्लस क्यू है, ये ई है, तो हमने पहले लेक्चर में आपको बताया कि ई जो होता है इट इज एफ बाई क्यू, ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू होता है, जहां पर आपका ई भी पॉजिटिव होना चाहिए, एफ भी पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। समझ में आई ये बात, ई भी पॉजिटिव होना चाहिए, एफ भी पॉजिटिव या उसी डायरेक्शन में तब होगा जब आपका क्यू पॉजिटिव होगा, मतलब ई और एफ की क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन, अगर आपका क्यू जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर मान लीजिए ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू लिखा और अगर ये क्यू नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, क्यू नेगेटिव हो गया, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे से कैसी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो ये बात मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, हम लोग पहले लेक्चर में इसको कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, बट अभी यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऐसा कह सकता हूँ कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। फोर्स की वैल्यू लिखिए, तो यहाँ पर फोर्स में लिख सकता हूँ एफ बराबर क्यू टाइम्स ऑफ ई, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, और यहां पर भी मैं लिख सकता हूं एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, क्योंकि चार्ज की वैल्यू दोनों जगह सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क आ रहा है। क्या ये बात ठीक है। अब लास्ट एक चीज की, ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल है, इसका एक डाइपोल मूवमेंट भी होगा। डाइपोल का क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट। कहां से कहां चलता है डाइपोल मूवमेंट, आपने कहा डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मूवमेंट हो गया। अच्छा, ये हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट। क्या मुझे ये बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, तो आप कहोगे इट इज एन एंगल, ये क्या है, इट इज एन एंगल बिटवीन डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा क्या है, थीटा हम यहां से बात कर सकते हैं, थीटा जो है वो हमारा, मैं सारी बातें चलिए मेंशन कर देता हूं। जैसे हमने कहा
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, क्या कहा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर डाइपोल। ये क्या बना रहे हैं, ये डाइपोल बना रहे हैं एक चीज। ठीक, व्हाट इज 2l, व्हाट इज 2l, तो हम इसको कहेंगे 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, डाइपोल की डिस्टेंस या लेंथ ऑफ डाइपोल कहते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं आप, लेंथ ऑफ डाइपोल। फिर आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर E है, कौन है, E। E की बात करें, व्हाट इज E, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन आपको पता है। व्हाट इज P, व्हाट इज P, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और कुछ बाकी है, डाइपोल मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, 2l लेंथ बता दी। थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसका मीनिंग निकाल लें क्योंकि ऊपर मीनिंग लिखे हुए हैं। ये है इंडिविजुअल टर्म्स के मीनिंग। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे ये डायग्राम आपका पूरा, मैंने एक ही बार डायग्राम बनाया है। तीनों चीजें जो आपके पास है, टाउ, वर्क डन और यू, इन तीनों के लिए एक सेम फॉर्मूला लगने वाला है। टाउ के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, डब्ल्यू के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, और जो ये आपकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, डायग्राम लगेगा। फॉर्मूला अब हम डिराइव करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिराइव करने जा रहे हैं टॉर्क को। किसको, तो हमने कहा टॉर्क ऑन अ डाइपोल। हमने क्या कहा है यहां से, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। ठीक, चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझें यहां पर कि हमारे पास टॉर्क क्या होता है। व्हाट इज टॉर्क, तो याद रखें टॉर्क जो होता है, इट इज एक रोटेशन कॉजिंग फोर्स है। ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशन कॉजिंग फोर्स, तो ये होता है कपल ऑफ फोर्स, इसको हम बोलते हैं कपल, क्या बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस एक्टिंग at different point in opposite direction। ठीक, अच्छा और क्या, तो इसको मैथमेटिकली कैसे बोला जाता है, तो इट इज given by one of the force, हमने क्या कहा, one of the force and the perpendicular distance, कौन सी distance, the perpendicular distance between them। ठीक, मतलब मैं यहां से कहूं तो मैं आपको टॉर्क का एक फॉर्मूला अगर लिख के दूं तो आप समझिएगा, टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच इज क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा F इंटू आर। ठीक, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल में फॉर्मूले वाइज से जा रहा हूं अभी, टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है, राइट। चलिए अब अगर ये फॉर्मूला होता है तो इसको और आगे बढ़ाते हैं फॉर्मूले को, और हमें जो निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, किस पे, डाइपोल पे। तो चलिए एक बार फिर से मैं छोटा सा डायग्राम बनाकर बता देता हूं। ये रहा मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर हमने क्या रख दिया, एक रख दिया डाइपोल, जिसपे एक फोर्स इधर लग रहा है विच इज Q इंटू ई फोर्स। ठीक है, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है विच इज Q इंटू ई। इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों की जो वैल्यूज़ है उसको निकालो, तो ये आया प्लस Q, ये वाला आया माइनस Q। इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो 2l है। जरा ध्यान से देखिए, अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी तो जरा इन दोनों के बीच का
परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये रही, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी ना, जिसको हम कह देंगे आर। क्या कह देंगे? आर। अब इनका एंगल कितना था? थीटा। ये अगर निकालना हो कि इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितनी आएगी, तो ये डिस्टेंस जो है वो आर कहलाएगी। और मैं इसको लिख सकता हूँ आर को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो जाएगी 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। जरा समझने की कोशिश करना यहाँ पे थोड़ा सा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा कैसे आ गई। भाई साहब मुझे ये निकालना था, मुझे r पता था कि ये r है, ये 2l है और ये एंगल है। एंगल यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये एंगल कितना बनेगा आपका? एंगल तो ये भी थीटा ही बनने वाला है। तो अगर मैं लिखूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करो, परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है यहाँ तक? तो बस इसको अब आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। आपके पास क्या है? आपके पास है टॉर्क, विच इज टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इंटू आर। फोर्स की वैल्यू कितनी है? तो वो है Q इंटू ई, और आपका आर कितना है? तो ये है 2l साइन थीटा। कितना है? 2l साइन थीटा। ये टॉर्क हो गया। अगर यहाँ से देखें तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, तो E इंटू क्यू इंटू 2l लिख देता हूँ, और फिर यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा। क्या मैं Q इंटू 2l को P लिख सकता हूँ? तो यहाँ मैंने लिख दिया E इंटू पी इंटू साइन थीटा, और इक्वल्स टू टाउ आया। तो टाउ का जो फॉर्मूला बना वो बना, याद रखेंगे, पी ई साइन थीटा। क्या बना? पी ई साइन थीटा। ये हो गया इसका फॉर्मूला। फाइनल आंसर है ये, फाइनल आंसर। पर ये कैसा फॉर्म है इसकी बात करें तो ये स्केलर फॉर्म है। कैसा है ये? स्केलर फॉर्म। ठीक। अगर इसी का वेक्टर फॉर्म लिखना हो, क्या लिखना हो? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म लिखें। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो आप यहां से याद रखेंगे कि टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। ठीक है। टॉर्क जो है वो क्या है? पी क्रॉस ई के बराबर होता है। ठीक, यहां तक बात है ना? अब और आगे बढ़ते हैं यहां से। ये तो हो गया। अब यहां पर आपको पढ़ना है डिफरेंट केसेस। आपको क्या पढ़ना है? डिफरेंट केसेस। अब डिफरेंट केस में क्या है? तो वो केस बड़े आसान से हैं कि अगर थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएं, हम लोग क्या करते जाएं? केस 1, थीटा की वैल्यू अगर आप 0 कर देते हैं, थीटा की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो जरा टाउ बताइए, साइन थीटा कितना हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा पीई साइन 0, और साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब टाउ की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, विच इज द लीस्ट वैल्यू। इसको आप बोलेंगे मिनिमम टाउ। ठीक। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 अगर देखें तो यहां पर थीटा बराबर आप ले लीजिए 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री जैसे ही लेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा पीई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से मैं बोल सकता हूं टाउ इक्वल्स टू पीई। ठीक है। टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पीई। और ये जो टाउ इक्वल्स टू पीई आता है, इसी को बोलेंगे आप मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक। और केस 3 अगर हम बनाते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं केस 3 में थीटा बराबर 180 ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 180। और थीटा बराबर 180 जब लेंगे तो टाउ इक्वल्स टू पी इंटू ई इंटू साइन 180 जो होता है, अगेन कितना होता है? तो 0 होता है। इसलिए टाउ फिर से कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। ठीक। ये 3 बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से ध्यान से समझें कि व्हेन पहला केस, मतलब जो पहला केस था, ये मिनिमम वैल्यू जो थी, है ना, ये मिनिमम वैल्यू जो है, इसको हम कुछ और भी लिख रहे हैं। एक मिनट यार, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक। तो अब हमने कहा कि व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, कितना? तो टाउ जो है वो 0 है, लेकिन इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक। और जब हम बात करते हैं थीटा जो है हमारा 180 हो जाए, कितना हो जाए? थीटा जो है 180 हो जाए, तो टाउ अगेन कितना हो जाता है? 0। टाउ फिर भी कितना हो जाता है? 0।
लेकिन इस केस में कहलाता है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, ये याद रखें। अनस्टेबल अनस्टेबल क्यों होता है वो भी मैं समझा देता हूं आपको। देखो क्या होता है कि अगर आपने यहां पर इसको 0 डिग्री कर दिया, मतलब ये ऐसा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो प्लस क्यू इधर हो जाएगा, माइनस क्यू इधर हो जाएगा, माइनस क्यू पे फोर्स उधर लगेगा, प्लस क्यू पे इधर लगेगा। जैसे ही आप थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे इसको, तो प्लस इसको इधर खींचेगा, माइनस इसको इधर खींचेगा और ये फिर से ऐसे हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो गया। ठीक, समझ में आई? अगर नहीं आता तो रिपीट करिएगा, मैं बिल्कुल आसान भाषा में बोल रहा हूं कि अगर आपका प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया, तो एंगल हो गया 0 डिग्री, एंगल 0 हुआ। जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, मतलब आपने डिफ्लेक्शन दिया, तो प्लस आपको इधर खींचेगा, माइनस आपको इधर पुल करेगा, तो ये जो ऐसे था ये वापस कैसा हो जाएगा, सीधा, मतलब ये स्टेबल कंडीशन में। बट अगर उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब प्लस इधर चले जाता है, माइनस इधर आ जाता है, तो माइनस पे फोर्स लगेगा इधर की डायरेक्शन में और यहां से प्लस पे लगेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका जो डाइपोल है वो इधर से फोर्स लगाएगा और इधर से फोर्स लगाएगा। और अगर मैंने थोड़ा सा एंगल दे दिया ऐसा, थोड़ा सा इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये कपल क्रिएट हो गया। देखिए ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर जो है ये क्या कर रही है, ये कपल क्रिएट करवा रही है। हल्का सा टिल्ट होने पर ये क्या कर देंगी, पूरा घुमा देंगी, इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर है, सॉर्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब ये हमारा टॉर्क हो गया। टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला आपके पास ये आया है, इस फॉर्मूले को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये बात है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हमारे पास दूसरा फंडा क्या है, दूसरा हमें निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्क डन ऑन डाइपोल। ठीक, चलिए वर्क डन ऑन डाइपोल जब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास वर्क होता है, क्या होता है, वर्क जो होता है, व्हाट इज वर्क, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, पर यहां पर मेरे पास ये वर्क नहीं है, मेरे पास यहां पर मेरा डाइपोल जो है वो रोटेट करता है, तो मैं यहां कहूंगा रोटेटिंग वर्क। कौन सा वर्क, या रोटेशनल वर्क, रोटेशनल वर्क आएगा एक्चुअल में। कौन सा वर्क आएगा, रोटेशनल वर्क। और आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब भी रोटेशनल वर्क आता है तो वहां पर फोर्स नहीं लिया जाता, वहां पर लिया जाता है टॉर्क। क्या लिया जाता है, टॉर्क। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ये मेरा आ जाएगा टॉर्क, इसकी जगह क्या हो जाएगा, टॉर्क। और जब मैं बात करता हूं मेरे डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वहां होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी बात है, ये हमारी स्टोरी है, किसकी, ये हमारी स्टोरी हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपका रोटेशनल वर्क की। ठीक, अब रोटेशनल वर्क जब आप लिखोगे तो ध्यान से देखिएगा, मैं समझा देता हूं आपको। आप उसको लिखेंगे तो W ही, लेकिन आप लिखेंगे टॉर्क इंटू थीटा, टॉर्क इंटू थीटा। तो W बराबर टॉर्क इंटू क्या होता है, थीटा होता है। अब हम यहां पे ये मानते हैं कि इफ दी, ध्यान से सुनिएगा, इफ दी डाइपोल इज rotating by small angle, कितना, डी थीटा से, तो वर्क डन जो वर्क डन होगा वो भी क्या हो जाएगा, DW हो जाएगा। समझ गए। अगर आपने डाइपोल को स्मॉल एंगल से रोटेट किया है, स्मॉल एंगल से, तो वर्क डन भी कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। बस उसी का यहां पर यूज करते हुए हम लोग लिखेंगे। ठीक, देखिए लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, वो जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, DW बराबर टाउ इंटू डी थीटा। ठीक, अब इसको कर दीजिए आप इंटीग्रेट, क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, तो मैं कह रहा हूं कि θ1 से θ2 रोटेट करवाइए, है ना, ऑन रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2। कैसे आंसर आएगा जरा देखिएगा, यहां से आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा W, यहां हो जाएगा θ1, यहां हो जाएगा आपके पास θ2। टाउ की वैल्यू क्या है, तो इट इज PE sin θ, एंड देन डी थीटा।
इसको आप पीई को कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कांस्टेंट होंगे। तो W जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीई इंटीग्रेशन ऑफ Q1 टू Q2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं, साइन थीटा डी थीटा करते हैं तो वो आता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। क्या आता है? माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो वैल्यू हो जाएगी पीई माइनस ऑफ कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगी हुई है? तो लिमिट लगी हुई है θ1 से θ2 तक। यहाँ पर माइनस को बाहर कर दें तो यहाँ हो जाएगा माइनस पीई, और लिमिट लगा दीजिए तो θ2 माइनस कॉस θ1 हो जाएगा। अगर माइनस का अगेन मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन इज पीई कॉस θ1। ये डेरिवेशन है, कैलकुलेशन की हुई है, ये आप कर सकते हैं डायरेक्टली याद, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन मैंने बहुत आसान ही की है, वैसे भी आपको एक एक चीज़ समझा तो दी है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे अगले लेक्चर में बता दें तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन और कर दूंगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर है वर्क डन का। किसका आंसर है ये? वर्क डन। समझ गए होंगे आप शायद, वर्क डन ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। पर अब मान लीजिए यहाँ पर एक और कंडीशन में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि इफ द डाइपोल इज rotated by an angle थीटा। मतलब दो एंगल नहीं दिए, θ1 θ2 नहीं दिया, θ1 θ2 नहीं दिया, देन टेक अगर एक ही एंगल दिया ना तो आप क्या करेंगे, θ1 जो है उसको आइडियल कंडीशन में 0 डिग्री मानेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड पोजीशन या कंडीशन। आप θ1 को मान लीजिए 0, और आपका θ2 जो है ये हो जाएगा थीटा। अगर ये दोनों हो जाते हैं, क्योंकि थीटा से रोटेट करना था, तो वर्क डन हो जाएगा पीई कॉस थीटा, सॉरी हाँ सही तो है, कॉस θ1 मतलब कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, और कॉस 0 कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 1। इसका मतलब वर्क डन जो आएगा वो आएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, क्लियर? यहाँ तक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इसका भी क्या करें, इसका भी आप वही काम करें जो आपने अभी केसेस बनाए थे। किसके? हमारे केसेस बनाए थे हमारे अभी पहले वाले का केसेस में। फर्स्ट केस थीटा 0 डिग्री, दूसरा थीटा जो है वो कितना ले लें 90 डिग्री, और तीसरा यहाँ थीटा जो ले लें वो ले लें 180 डिग्री। और जब आप थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, तो पीई वर्क डन इज पीई 1 माइनस कॉस 0, और ये वैल्यू जो होती है cos 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 0, मतलब यहां से आएगा आपका वर्क डन इक्वल्स टू 0। यहां पर थीटा 90 रखिए, ये हो जाएगा पीई कॉस 1 माइनस कॉस 90, और 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो वो होती है 0। तो यहां से मेरे पास निकल कर आ जाएगा वर्क डन बराबर पीई, राइट। यहां पर मैं थीटा 180 रख देता हूं, तो ये हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस 180, और कॉस 180 जो होता है वो होता है -1, विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा W बराबर 2PE, ठीक है। और यही आपको वैल्यूज भी ध्यान रखना है कि अगर मेरा एंगल चेंज हुआ तो वैल्यूज कितनी होंगी, ठीक है। और इनके बारे में बोलें, ये वाली जो वैल्यू है, पहली वैल्यू, ये क्या हो गई? मिनिमम, और ये वाली वैल्यू हो गई मैक्सिमम। When dipole is rotated by 180 degree, then the maximum work has to be done. ठीक, when it is rotated by 0 degree, then minimum work has to be done. ये वर्क डन आ गया, ठीक। तो दोनों फॉर्मूले याद रखें। ये वाला फॉर्मूला होता है कब? जब कंडीशन आपकी कौन सी हो? कंडीशन आपकी दी हुई हो कि आपको रोटेट करना है केवल थीटा से। किससे रोटेट करना है? केवल थीटा से रोटेट करवाना है, तब आप ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक। अब लास्ट हमारे पास चीज जो आ रही है वो है हमारी हमारा क्या चीज? वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप किससे डिनोट करते हैं? U से। अब ये बड़ी आसान सी है, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ नहीं है। यहां याद रखें कि इंपॉर्टेंट मार्क वही कि द वर्क डन
क्या बोला हमने, द वर्क डन ऑन अ डाइपोल is the work done in a dipole is conserved as potential energy so the W is equals to U. जितना वर्क डन करोगे वही क्या बन जाएगा, U बन जाएगा। यहां पर ये ध्यान देना है बस। तो मैं यहां से डायरेक्टली बोल सकता हूं कि अगर मेरा W जो है वो कितना है, वो है मेरा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हमारा क्या था, ये हमारा था वर्क डन, ये हमारा वर्क डन है। ठीक, सबको पता है कि ये वर्क डन निकलता है। अब हमने यहां से अब हम यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने कंडीशन मानी, कंडीशन ये रखी कि अगर हमारा डाइपोल जो है इट इज रोटेटेड बाय थीटा व्हेन द डाइपोल इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, तब फिर से वही वाली, देन टेक, यहां पर थीटा जो है 1 वो 90 डिग्री लिया जाता है और थीटा 2 को जितने से रोटेट करवाते वो लेते हैं। इसको कहते हैं यहां पर स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो W जो होगा विच इज इक्वल्स टू U एंड इट इज PE cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री विच इज कितना हो जाता है 0। तो U बराबर PE माइनस कॉस थीटा, और अगर यहां से मैं कहूं तो U बराबर माइनस PE कॉस थीटा। ये हमारी वैल्यू है डाइपोल की, किसकी, डाइपोल की। ठीक है, ये आया हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और देखिए अब इसके भी क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे। इसके केसेस बनेंगे तो कैसे बनेंगे, इसके भी केस बना देते हैं। नहीं, केस 1, केसेस में फर्स्ट केस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सेकेंड केस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आप पूरा लिख सकते हैं ना, मैंने पूरा लिखा नहीं है, आप लिखें कि अगर इतने से रोटेट करवाया गया तो, है ना। इस बात को अपनी कॉपी में जहां नोट्स बना रहे हैं मेंशन कर ले। 0 डिग्री रखोगे तो U जो है वो आएगा माइनस PE, जब 90 डिग्री रखोगे तो U आएगा 0, और जब 180 रखोगे तो U आएगा PE। क्या आ जाएगा, PE। और अब आप यहां से समझ गए होंगे शायद कि ये जो वैल्यूज हैं इसमें, एक सेकेंड, ये वाली वैल्यू कौन सी वाली वैल्यू, तो हमारी सबसे पहली वैल्यू जो है ये है मिनिमम वैल्यू, और ये वाली जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो ये था आपका जो अभी हम पढ़ना चाह रहे हैं। हमारा क्या है, जो हमारा एक डाइपोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डाइपोल दिया है। उस डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वहां पर 3 चीजें निकाली, टाउ, वर्क और U। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।